अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अमेरिका में मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि आप मुझे मजबूर ना करें, कुछ बातें हैं जो मुझे दिल में ही रखने दें। ज़ुबानबंदी की हुई है और कुछ, लेकिन उनके दिल के अंदर कोई तूफ़ान है। जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो बहैसियत मजबूरी बात नहीं करना चाहते। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब बड़ा हेक्टिक एजेंडा हुकूमत सामने ला रही है। जजों की तादाद के हवाले से भी कल कौमी असम्बली का सेशन बुला लिया गया है, उसमें लेके आएंगे। जजों की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी है। फिर जो एक कॉलिंग अटेंशन है कि जो पाकिस्तान का जो लॉ जो जुडिशरी है वो 129th रैंक पे आ गया है 142 नेशंस के अंदर, उस पर भी कॉलिंग अटेंशन है। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो भी दोबारा लाएंगे, उस पर भी देखते हैं कि क्या होता है। फिर जो जजेस की तादाद के हवाले से वो भी कहा जा रहा है कि वो भी मुतवक्के है कि कल वो भी मंजूर करवाया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा एग्रेसिव एजेंडा लेकर तैयार हो रही है। वो नवंबर से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पता नहीं शायद अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नतीजे से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और दूसरा एग्रेसिव एजेंडा जो है उनका वो ये है कि अब जो है वो अगर चढ़ाई करेंगे या निकलेंगे तो वो फिर कफन बांध कर निकलेंगे और घर वालों को कहेंगे कि अगर हम नहीं पहुंचते तो हमारा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ दिया जाए। 27वीं तरमीम का भी मामला है, वो भी अब आने वाले दिनों में आना है। इन्हीं तमाम मामलात में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपके वक्त का। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अगर इजाज़त दें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कल बात की अमेरिका में, वो ज़रा सुन लें तो उस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा जी। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए, तो इसलिए अपना मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े हम मुझे। एक बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है और ऐसी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ताकतें पाकिस्तान के लिए खतरनाक हैं। जी मियाँ साहब, वो कहते हैं कि ना पूछें मुझसे, ना छेड़ें। क्या है परेशानी, क्या है अब? और वो कह रहे हैं कि अभी भी हम खतरनाक ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं। ये कोई इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जिनसे मुकाबला किया जा रहा है? देखें ज़मीर हैदर साहब, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत रही है। ये अलग बात है कि कभी वो कम थी, आज बहुत ज़्यादा है। ये अलग बात है कि कोई वो दबाव कबूल करता है वक्त का हुक्मरान, कोई नहीं करता, कोई उसका एजेंडा पूरा करता है और कोई जो है वो अपनी रियासत का एजेंडा लेके सामने आ जाता है। मगर दोनों के साथ जो सलूक होता है वो भी कौम के सामने है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताने की ज़रूरत है। और मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि क्योंकि झूठ इतना तवातर से बोला जा रहा है कि जो सच है वो शर्मा रहा है कि शायद मैं ही झूठा हूँ, और झूठा जो है वो बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि मैं ही सच हूँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर आज के हालात हैं, मैं कहता आया हूँ और आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद में यही चीज़ें हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब के इल्म में चीज़ें हैं वो अब बताने का वक्त इसलिए आ गया है कि झूठ जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। सही। और पाकिस्तान के मफादात के लिए या अदारों के मफादात के लिए या रियासत के मफाद के लिए नवाज शरीफ ने अपनी कुर्बानी हमेशा दी, मगर अपनी ज़ुबान पे वो चीज़ें नहीं लाए जिससे रियासत को नुकसान पहुंचता है। तो उस वक्त शायद वही बेहतर था, मगर शायद आज मेरे नज़दीक यही है कि बता देना चाहिए, क्योंकि कौमी मफाद इसी में है।
अगर नवाज शरीफ इसको बेहतर जाने तो। अब आ जाएं मियां जावेद लतीफ़ साहब, कुछ चीज़ों का जो मुझे इल्म है। सही मियां जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन वो आप तो कह रहे हैं, यकीनन आपकी अपनी एक समझ बूझ सियासी बहुत ज़्यादा है और आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है अगर वो ज़ुबाबंदी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ना छड़ें, मुझे सब्र से ही बैठे रहने दें। कौन सी मजबूरियाँ हैं जो उनको रोके हुए हैं, आपको क्या लगता है? नहीं ज़मीर अदर, वो जो चीज़ें रोके हुए हैं वो तो मैंने आपके सामने रख दी कि कौमी मफाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो वो ज़बान पे लाते तो पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात ख़राब होते। जिस तरह के आपने देखा और आपने अपने इब्तदाइये में बात भी की है कि बहुत से ऐसे राज हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बयां करने से शायद जमात को, लीडरशिप को ज़ाती तौर पे फ़ायदा होता उस वक्त भी करने का और रियासत को नुकसान पहुंचता। मसलन आप देखें कि एक शख्स को अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से हटाया गया और उसने कहा कि ये साइफ़र है और मेरी हुकूमत को हटाने वाली सुपर पावर है, और उसने कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं कि हमें कोई हटा दे और हम खामोश रहें। सही। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त तो उसने कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं कि हमारी हुकूमत को कोई दूसरी सुपर पावर हटा दे और हम खामोश रहें। आज जो लतीफ़ खोसा बात करते हैं, और आपने भी की कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन होने वाले हैं और उससे कई लोगों ने या एक जमात ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई है। लतीफ़ खोसा ने तो खुल के कह दिया कि अगर फ़लाँ सदारती उम्मीदवार कामयाब होता है तो फिर अगले दिन उसका आर्डर देख लेना आप। क्या आज हम ग़ुलाम नहीं हैं? फिर अगर ऐसा होता है तो उस सुपर पावर का सदर जो है वो हमें हुक्म दे और हमारे अदारों को बाईपास करके, हमारे आइन कानून को बाईपास करके हमें डिक्टेशन दे। सही। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बड़ी दिलचस्प बात आपने की, लेकिन आपने कहा ना कि दो किस्म के लीडर होते हैं और लतीफ़ खोसा साहब उस लीडर के लिए उम्मीद लगा रहे हैं, एक जो सदारती उम्मीदवार हैं अमेरिका में, जो कि उनको पहले एब्सोल्युटली नॉट कह चुका हुआ था। मतलब कुछ आपने ही कहा कि कुछ लीडर होते हैं जो डट कर खड़े हो जाते हैं इंटरनेशनल प्रेशर के सामने, कुछ जो है नेशनल इंटरेस्ट में चाहे कुछ सबमिट भी कर जाते हैं। मेरी एक बात सुने, ये लतीफ़ खोसा और लतीफ़ खोसा जिस शख्स के लिए उम्मीद लगाए बैठा है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों की एक ही सोच अप्रोच है। किसी ने नहीं कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि किसी ने ये डिमांड ही नहीं की थी और ये धोखा झूठ बोला गया था जिस तरह साइफ़र के हवाले से बोला गया था। और ये एक सच है जो आज तक बयान नहीं किया गया। कश्मीर के हवाले से जो मसूफ़ गए और उसी सदर से मिल के आए और कहा कि मेरे ज़ाती तल्लुकात उससे बड़े डेवलप हो गए और बहुत से मसाइल वो हल हो जाएंगे, और अगले दिन कश्मीर, मकबूजा कश्मीर आपके हाथ से निकल गया। ये हक़ाइक़ हैं जो मैं बात कहना चाहता हूँ। देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ ने अपने सीने में रखी हुई हैं पाकिस्तान के मफाद में। मसलन मैं उसका तज़किरा कर दूं कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर नवाज शरीफ ने बनाया और उसके बदले उसको हाईजैकर बनाकर 25 साल सज़ा दे दी गई थी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया, उसके बदले उसको ताहयात नाहल करवा दिया गया। ये आलमी कुव्वतों का ही किया धरा था और हमारे यहाँ से लोगों ने कंधा पेश किया। वो साकिब निसार की शक्ल में हो, वो रहील शरीफ की शक्ल में हो, वो कमर जवेद बाजवा की, जनरल फैज़ की शक्ल में हो, सब ने अपना अपना रोल अदा किया पाकिस्तान की बर्बादी के लिए। मगर वो मर्द आहन जो है उसने अपना रोल अदा किया पाकिस्तान के लिए। सही। मियां जावेद लतीफ़ साहब, कोई एक या दो चीज़ें जो आप समझते हैं कि वो उनको बताने में हर्ज नहीं है और आपको भी मालूम है कि वो क्या है मियां नवाज शरीफ साहब के सीने में, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मफादात का जिस किसी ने भला किया, जिसने मफादात को मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसका हशर देख लें।
वो लियाकत अली ख़ान हो, उसका हशर देख लें, वो आप देख लें, नवाज शरीफ को वो आप देख लें, बेनज़ीर भुट्टो को, ये सारे आपके सामने। और जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उनमें से एक इमरान खान है, 9-10 मई करने वाला। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, माशाल्लाह वफाक में आपकी हुकूमत, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसमें आपकी हुकूमत, लेकिन आप अभी भी ऐसे मजबूरी का इजहार कर रहे हैं कि सज़ा अभी तक क्यों, मतलब हुकूमत आपकी। यार ज़मीर हैदर साहब, अगर कोई बात आप कहना ही नहीं चाहते या मानना ही नहीं चाहते तो वो अलग बात है। मैंने तो आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि ये बता दें कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया या नहीं, उसकी सज़ा उसको दी गई या आलमी कुव्वतों की जानिब से या नहीं। दूसरा, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, उसने एटम की बुनियाद रखी थी या नहीं। ठीक, ये हकीकतें नहीं है। और फिर ये क्या हकीकत नहीं है कि सी पैक पाकिस्तान के मफाद में था? और क्या ये हकीकत नहीं है कि जो सुपर पावर है वो सी पैक को, बात अब सुन लें, जी। वो सी पैक को पाया तकमील तक पहुंचाने के हक में आज तक भी नहीं है। और क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारी हुकूमत थी, 2/3 अक्सरियत थी हमारे पास, जब हमने एटमी तजर्बा किया था तो ताहियात 25 साल सजा दे नहीं दी थी। वो हिस्ट्री का हिस्सा है, दूसरी दफा बिल्कुल रिकॉर्डेड है। 2/3 अक्सरियत रखते हुए 2/3 अक्सरियत रखते हुए हमने सी पैक शुरू किया था। और क्या हम अपना दिफा कर सके थे? हमें ताहियात नाहल कर दिया गया था। और आज तो हमारे पास सादा अक्सरियत भी भाई नहीं है, आज क्या कर पाएंगे? तो मतलब वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपके ख्याल में अभी भी बेबस हैं? मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की नहीं बात करता, मैं तमाम वज़राए आज़म की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि आलमी कुव्वतों का असर रसूख पाकिस्तान के अंदर, मैं बात करता हूँ अदारों के अंदर बैठे कुछ अशखास की जो बाइख्तियार होते हैं तो या मियां जावेद लतीफ साहब तो फिर के एजेंडे को फॉलो करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है मियां जावेद लतीफ साहब, आपने कहा कि आप सारे वज़राए आज़म की बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता रह चुके हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो फिर जब एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि एक साइफर था, इट वॉज अ फॉरेन एजेंडा जो इम्प्लीमेंट हुआ उनको हटाने के लिए, तो फिर वो क्या गलत था? वो गलत कहते थे? आप सुन लें, इमरान खान और उनके लाने वाले तय करके आए थे उन्हीं कुव्वतों के साथ कि सी पैक पे काम बंद हो जाएगा। फिर आप देखें कि 3.5 साल इमरान के दौर में सी पैक पे काम बंद रहा। और जो वो कहता है ना कि मीर जाफर, मीर सादक जिनको कहता था, वो सारे उस वक्त उस खेल का हिस्सा थे। और जब उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे, क्योंकि एक्सटेंशन का इशू था, तो फिर उन्होंने कहा कि सी पैक पे हल्की आंच पे काम शुरू किया जाए। जब हल्की आंच पे काम शुरू हुआ तो जिनसे कमिटमेंट करके आए थे वो नाराज हुए। फिर वो नाराज होके जब अलग हुए तो वो बात कहते हैं, फिर वो बात करते हैं कि जनाब मैनू कला क्यों छड़ देता, किसी से सारे मेरे नाल सजे। चलो बात तो असल ये है, बिल्कुल सही के बातें की जाती। बिल्कुल सही मियां साहब, अब आगे चलते हैं। अब मौजूदा हुकूमत की जो मामला थे, 26वीं आईनी तरमीम करवा ली और बड़े डंके के जोर पे हो गई, मौलाना फजल रहमान साहब को ही मना लिया। अब आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद अदलिया के साथ अब मामला जो है वो जंग या लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब ठीक है, कोई गिला नहीं होगा अब किसी से? देखें ज़मीर, बात सीधी सी है यार, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अदारों का, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी भी हो तो मुझे अदलिया को सलूट करना है, मोहतरम जजेस साहबान को सलूट करना है। मगर मुझे क्या ये कोई बताना आप में से पसंद फरमाएगा बड़े अदब से कि यार क्या अचानक जो लोअर कोर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ केसेस में 20-20, 30-30 केसेस में किसी को बरी कर देती हैं,
और हमारे केस आज तक लगते ही नहीं है, ट्रायल ही नहीं होता, 10-10 20-20 साल गुजर जाते हैं और किसी का 6 माह के अंदर, साल के अंदर मुकदमा बनता है, ट्रायल होता है और वो बरी भी हो जाता है। मियां साहब, इत्तेफाक है। मियां और साहब, क्या फिर ये भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद सोशल, एक सेकंड यार, ज्यादती होती रही, नहीं मैं मान रहा हूं ज्यादती हुई है, लेकिन अभी तो मामला ठीक हो जाने चाहिए ना। नहीं जी नहीं ज़मीर हैदर, मामला तो उस वक्त भी ठीक थे, मामला आज भी ठीक हैं आपकी नज़र में, मेरी नज़र में या किसी और की नज़र में, मगर जो दुनिया के एनालिसिस करने वाले लोग हैं या पाकिस्तान के अंदर करने वाले लोग हैं, जो रेटिंग का आप रैंकिंग का आप ज़िक्र करते हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। वो आप देख ही रहे हैं, वो अपने इब्तदाई में खुद आपने बात भी की जी, कल कॉलिंग अटेंशन नोटिस है इस पर, इजाज़त दें बड़े अदब से कि क्या ये हकीकत नहीं है जो आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो खतीजा शाह को बुलाया जाए या उधर से आहत चीमा को बुलाया जाए और इस बेस पे बुलाया जाए कि किसी ने कोई जेल काटी है। मुझे बड़ा एहतराम है, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, मैं तो समझने के लिए ये बात आपसे कर रहा हूँ, शायद आप में तो मुझे बेहतर समझा दें कि क्या 9-10 मई के मुलज़म जो हैं, जो दहशत गर्दी के मुलज़म हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाने वाले मुलज़म हैं, उनका तजर्बा और एक सियासी वर्कर का तजर्बा एक पलड़े में तोला जा सकता है? और क्या अगर कोई रिफॉर्म्स लानी है जेल के अंदर, तो क्या जो अदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनसे नहीं सिर्फ तजर्बे से जेल काटने का जो तजर्बा है, तो फिर आप मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप जो ये पंजाब जेल रिफॉर्म्स, क्या वो औरत भी हैं और जेल भी कितनी काटी? नहीं मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप जो जेल रिफॉर्म्स पे 2 दिन पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक मीटिंग चेयर की, उसमें एक खतीजा शाह साहिबा भी मौजूद थी, आप क्या उस तरफ रेफर कर रहे हैं कि ये क्या सूरत, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे वो कुछ नहीं कहना कि जिससे कोई नाराज़ हो या कोई ये कहे कि शायद मैं किसी को अपना टारगेट करके बात कर रहा हूँ। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ यार, बतौर पाकिस्तानी के कोई अच्छी रवायत नहीं हम बना रहे, या दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं होगा, या उन लोगों के लिए जो 9-10 मई के केसेस में ट्रायल हो रहे हैं लोअर कोर्ट्स में, उन लोअर कोर्ट्स को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। और क्या खतीजा शाह जो हैं, क्या वो बरी हो गई हैं? अगर तो वो उन पे इल्ज़ाम था, झूठा इल्ज़ाम था, और वो केसेस से बरी हो गई हैं, तो फिर मिसाल बनाई जा सकती है। मेरा एक अपनी राय है, बाकी जो बाइख्तियार है वो बेहतर समझते हैं। बिल्कुल सही। अब एक चीज़ सर, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कल जो के हवाले से उस पर भी बात हो रही है कि वो भी पेश किया जाएगा। रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि जनाब ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और ख़ासतौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी इसी किस्म की बात करेंगे जब वो मामला आएगा। लेकिन कुछ सवाल ये हैं कि क्या हुकूमत को इस हवाले से सही मशवरे दिए जा रहे हैं कि ये जो 3 महीने की एक्सटेंडेड कस्टडी में लिया जा सकता है, 90 दिन तक रखा जा सकता है, तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के सवाल पैदा हो रहे हैं। देखें ज़मीर, बात यह है कि आप जितने कवानीन चाहें बना लें, 77 सालों में पाकिस्तान असम्बली जो है वो कवानीन बनाती आ रही है। सही बात तो यह है उस पर अमल करने का, और उस कानून को इस्तेमाल किस नीयत से किया जाता है, इसको आज तक किसी ने एड्रेस नहीं किया। कवानीन हम आए असम्बली में बनाते ही रहते हैं, मगर उसका इस्तेमाल कभी बेहतर नहीं हुआ, और उन कवानीन ने कभी ख़ास तौर पर मैं बड़े अदब से ये कहूँगा कि अदालतों ने उस कानून के तहत जो मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ दिया, रोकने की बजाय या गैर आइनी इक़दाम को रोकने के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं और अदलिया ने उस पर अमल दरामद करवाना होता है, आज तक नहीं हो सका। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की जब आलमी
फोर्सेस आलमी क़ुव्वतें आज तो ज़िक्र करती हैं, या कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर जो हैं वो एक करारदाद मंजूर करते हैं इंसानी हकूक़ के नाम पे कि अडयाला में एक कैदी जो है उसके इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए, तो उन कांग्रेस के मेंबर्स को फ़लस्तीन के इंसानी हकूक़ याद नहीं आते, गज़ा के इंसानी हकूक़ याद नहीं आते। ये सब के सामने है चीज़ें। बिल्कुल सही, वेरी राइट मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, और आमिर इलियास राना साहब, अगेन सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, और मज़हर अब्बास साहब, अगेन सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी, एक तो पहली बात मैं अगर आमिर इलियास राना साहब से जानना चाहूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कल बात की कि मत छेड़ें मुझे, मैं सब्र से बैठा हूँ, मुझे बैठे रहने दें, एक तूफ़ान है जो दिल में रखा हुआ है, ये क्या परेशानी क्या है सर? क्यों नहीं बोल पा रहे, बात क्यों नहीं कर पा रहे आमिर इलियास राना साहब? देखें, वो बात क्या करें, मतलब जिस तरीके से एक शख्स पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है और उसे ह्यूमिलेट किया जाए, बुनियादी बात ये है कि बजाय काम के उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, चोर डकैत मशहूर किया जाए। क्या साबित किया आपने? अदालतों के जरिए। लेकिन आपने जो चैनलों के जरिए GITs बनवाई, चैनलों पे चला के फैसले किए, तो क्या बंदे का दिल भी ना दुखे कि वो इतनी सर्विस करे पाकिस्तान की, एक दहशतगर्द ज़दा मुल्क जहां कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार ना हो 2013 में, जहां बिजली मौजूद ना हो 16-18 घंटे, वहां वो इतना काम करके आप आखिर में करते क्या है? क्योंकि आपको चेहरा पसंद नहीं। जो उस वक्त की फौजी रजीम थी, उनका मसला था कि चेंज करना था। 2011 से लॉन्चिंग थी उस वजीर आजम को बनाने के लिए, जिसे फिर जब 2018 में बना दिया गया तो वो कहता था मुझे 500 बंदे मारने की भी इजाजत होनी चाहिए। आपको याद है वो कहते थे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ किया ये यहाँ पे भी होना चाहिए। कभी उन्हें चाइना का निज़ाम चाहिए था और फिर उन्होंने लटकाया अपने तमाम अपोनेंट्स को। कोई रास्ता नहीं था उनके पास गुफ्तगू का, जो आज भी वो यही समझते हैं, चाहे वो जेल में हो या उनकी पार्टी या उनके हामी, वो क्या समझते हैं। तो नवाज शरीफ बात वो कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि एक जाती तौर पर किसी को दुख है, गम है, वो ओवरऑल एक सिचुएशन पे बात करते हैं कि यहाँ पे किसी की इज्जत तो नहीं रही। भुट्टो साहब के साथ क्या किया हमने, मतलब यहाँ पे जिसने कोई काम किया उसके साथ क्या हुआ। असल मसला ये है कि समझना चाहिए कि पाकिस्तान को चलाना है तो इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह हम चला रहे हैं। सही। मज़हर अब्बास भाई, अब ये सवाल इसी की कंटिन्यूएशन में कहा यह जा रहा है कि जी एक तो ये कि जो मुझे क्यों निकाला, वो सवाल अभी तक वहीं पे फंसा हुआ है मियां साहब के जहन में, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इतना फैनफेयर से उनको वापस जब लाया गया तो वो समझते हैं कि उनके साथ फिर धोखा हुआ। तो डू यू थिंक कि उसकी कुछ वजूहात हैं उनके पास, मालूम है उनको रीजन जिसका बताना नहीं चाह रहे? देखिए, नवाज शरीफ की बाज़ जो बातें हैं उसमें सदाकत हो भी, तो उनका जो तर्ज अमल है वो मेरी समझ में नहीं आया। वो कभी 93 में मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा वाले नवाज शरीफ नज़र आते हैं, कभी वो गुजरावाला वाले नवाज शरीफ नज़र आते हैं, कभी वो GT रोड वाले नवाज शरीफ नज़र आते हैं, और कभी वो नज़र आते हैं कि जो 10 साल के लिए मुल्क में सियासत को छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो नवाज शरीफ नज़र आते हैं जो इमरान खान के दौर में 3 साल के लिए अचानक चले जाते हैं और 3 साल बाद वापस आते हैं। तो सियासत तो इस तरह नहीं होती। सियासत आप अपने वोटर को क्या समझते हैं कि आप जब चाहेंगे आप कोई भी बयानिया ले लेंगे और वोटर आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब को जो है आज जब वो बात कह रहे हैं, आप मुझे बताएं, अभी उन्होंने कल जो बात की जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, जो PIA के हवाले से बात की जी। आप एक हुकूमत, आप खुद हुकूमत में ना हो, आपकी पार्टी हुकूमत में है। PIA को लेने का मतलब क्या है? यानी हुकूमत, ये सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि आप जो है एक एयरलाइन, आप उसके बजाय ये क्यों नहीं कहते कि हुकूमत कौमी एयरलाइन को निजी शोबे में ना दे, खुद चला कर दिखाए, फाल करे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन दूर करे, उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करे। उसमें मतलब जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसकी तरदीद की है कि उसको किसी गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, हालांकि वो उसकी ऑडियो वीडियोस दोनों मौजूद हैं। जी
अब ये गलत कॉन्टेक्स्ट भी समझ में नहीं आता। अखबार में तो समझ में आता था हमको, आमिर इलियास राना को और आपको, कि अखबार में मिसकोट हो जाता है, अखबार में गलत चीज़ें होती हैं। लेकिन एक साहब जो है वो वीडियो पर बोल रहे हों या ऑडियो भी छोड़ दें, जो वीडियो पे गुफ्तगू कर रहे हों, उसमें क्या चीज़ है जो मिस कोट हुई है? सही। उसमें कौन सी ऐसी बात है जो मिस कोट हुई है? सही। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को जब वापस आए, देखिए अगस्त में जो असेंबलियाँ ख़त्म हुई और उसके बाद अक्टूबर में जो इलेक्शन नहीं हुए, उसकी बड़ी वजह नवाज शरीफ को वो फैसिलिटेट करना था। और नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने अंदाज़ा कर लिया, उनको अंदाज़ा हो गया कि ग्राउंड पे सूरत हाल वैसी नहीं है जैसे वो असेस कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि चले पार्टी जीत गई इलेक्शन जैसे भी, लेकिन उन्हें हमें सादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई, लिहाजा मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएं। सही। मेरा ख्याल है उन्हें वो चैलेंज कबूल करना चाहिए था, चैलेंज लेना चाहिए था, उन्हें चैलेंज लेना चाहिए था उन्हें। ये क्या बात हुई कि आपको अगर सादा अक्सरियत नहीं हुई तो आपने अपने भाई को सपोर्ट कर दी हुकूमत। सही। अब आप लेना उस चैलेंज को। सही। आमिर इलियास राना साहब, यही बात मैंने जरा डिफरेंट तरीके से मजहर साहब से पूछी थी। तो चैलेंज ले लेते, कबूल कर लेते, तो हो सकता है शायद आज वो रिग्रेट ना कर रहे होते या ये ना कहते कि मेरे दिल में बहुत कुछ है। तो ये भी वजूहत हो सकती हैं। मैं आपको बताऊं, जो उनके आने के बाद और आज तक मैंने इंफॉर्मेशन ली है, जिन लोगों ने फैसला करना था वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुके थे। सीधी सी बात है। तो अब संभालना भी पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही फैसला हो चुका था या उनके आने के बाद हुआ था? जी, फैसला करने वालों ने कर लिया था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाए जाएंगे। तो फिर ये चीजें जो बहुत सारी नहीं भी बात कर रहे हैं, कभी कर देते हैं कभी नहीं करते हैं, तो वो फैसला करने वालों को भी तो गले पड़ी है ना चीज, कि आप दुनिया में अगर आज शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, उनके छोटे भाई हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन स्टेचर तो नवाज शरीफ का है ना, नाम तो उन्हीं का है। उन्हीं के कहने पे आपने और हमने जो विक्ट्री स्पीच तीसरे दिन सुनी थी, वो थी ना कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि राब्ता करो सब लोगों से और बात करो, हुकूमत बनाओ। तो वो मैंने और आपने तो नहीं कही थी ना, स्टेट बात है। सही। लेकिन अब अगर उसकी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं तो ये मियां साहब के लिए मुश्किल की बात है। ये कोई भी बंदा हजम नहीं करेगा कि जब आपने कहा भाई को, बेटी को आपने बाकायदा मुस्लिम लीग का इश्तिहार 5 फरवरी या 6 फरवरी को छपा था फ्रंट पेज पे, वो और वो ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। नहीं तो वो नवाज दो क्या था, मतलब मैं तो आपको कह रहा हूँ, तो उस तहरीक में, उस इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ के अलावा तो नहीं था ना, और ब्रांड भी वही है उनका, पीएमएलएन का, और क्या था, वो ब्रांड तो नहीं था ना, क्योंकि शहबाज शरीफ तो पीडीएम की गवर्नमेंट के वजारत उज़्मा करके जो महंगाई कर चुके हुए थे वो पिट चुके हुए थे। उसमें उनकी तमाम गवर्नेंस की जो खूबियां सूबे में आई थी वो खराब हो चुकी हुई थी। जितनी महंगाई, उसके अंदर सिर्फ शहबाज शरीफ जिम्मेदार नहीं थे, वो एक सिस्टम था जो इमरान खान IMF के साथ छोड़ के गए थे, मुआहदा तोड़ के, और कीमतें कम करके गए थे। तो उन्होंने चूंकि हुकूमत संभाली, लिया था, जिम्मेदार भी वो हो गए। या तो वो इलेक्शन मई में जो प्लान बन गया जिम्मेदार भी वो करा देते। वो उस वक्त मियां साहब गुस्से में ना आते जब इमरान खान ने 25 मई की तड़ी लगाई थी कि मैं आ रहा हूं, जहां पे तकरीर तैयार थी असेंबली तोड़ने की, वो ना होती तो शायद हालात और होते। लेकिन चूंकि अब हालात और वक्त बदल चुका है ना, जो आज की बात है हमें तो आज पे करनी है, तो अब जिम्मेदारी नवाज शरीफ की भी उतनी है जितनी शहबाज शरीफ की है, बल्कि उनकी नवाज शरीफ की फिर भी ज्यादा है कि उन्हें पसे पर्दा रह के बड़ा खुल के, जैसे मरियम नवाज के साथ वो कर रहे हैं, उन्हें वफाकी हुकूमत पे हाथ रखना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए, बिल्कुल बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वजीर आजम बना। अब वो इंटरनली जो भी सिचुएशन थी, जो का फैसला था, लेकिन उन्होंने ऑन किया था, तो उसको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर बात बनती नहीं था। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मजहर भाई, अब आने वाले दिनों में, मतलब कल भी तरमीम आ रही हैं, अमेंडमेंट आ रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, सेनेट की कायमा कमेटी में चला गया, जजेस की आमिर इलियास राना साहब, अच्छा जी अच्छा, मजहर साहब को हम दोबारा कांटेक्ट करते हैं। आमिर इलियास राना साहब, अब ये बड़ा एक चैलेंज सामने आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम है, एक तो इस पर भी हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि बड़े डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं। कोई कहते हैं जी मसवदे पर काम शुरू हो गया है, कोई कहते हैं जी अभी तक तो बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। एक तो ये क्लियर कर दें, और दूसरा क्या ये अब चैलेंजेस होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि JUI ने, मौलाना साहब ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि कम व्हाट में
27th अमेंडमेंट जो है वो नहीं पास होने देंगे, खासतौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। आपने 3-4 सवाल पूछे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं तो जिस दिन 26वीं तरमीम पास हो रही थी मैं कह रहा था 27वीं तैयार है, उसके मामलात भी तैयार हैं और वो आएगी। वफाकी वज़रा कुछ बोल रहे हैं हाँ ना, बिल्कुल आएगी, लेकिन साथ में ये कह रहा हूं कि जो अब चूंकि डेट आ चुकी है ना, परसों सुप्रीम जुडिशल कमीशन की मीटिंग है जिसमें आईनी बेंच का फैसला होना है। ये फैसला उसकी नॉमिनेशन इत्तेफाक राय से होता है या कसरत राय से होता है, ये फैसला करेगा कि कितनी जल्दी 27वीं तरमीम आनी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मजीद इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब बड़े सीनियर सियासतदान, इनकी प्रेस रिलीज जो आई है, जो इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं कि कितने एक वैलिड रहेंगे और इस पर कितनी देर ये कायम रह सकेंगे। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन। मज़हर अब्बास साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि क्या ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट, आपने बताया प्रीएम्बल दिया कि ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब, मामर इलियास राना साहब का ख्याल है कि वो जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम से पहले बात कर रहे थे और फिर वोट भी कर गए, इस दफ़ा भी कर लेंगे, लेकिन ज़राए के हवाले से इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ना भी ऑन बोर्ड हुए तो नंबर गेम पूरी हो जाएगी। इस पर ज़रा कमेंट कर दें। देखिए, इसमें मसला ये नहीं है कि आप नंबर गेम्स पूरी करें या ना करें, इसमें यह भी मसला नहीं है कि आप पूरी यूनानिमसली कर लें, लेकिन असल इशू ये है कि क्या मिस यूज ऑफ पावर इस मुल्क में नहीं होती, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इस मुल्क में नहीं होती। वैसे तो आप सालों में आपको मिसालें दे सकता हूं कि जिन लोगों को सालों बगैर किसी अदालत में पेश किए जो है वो कस्टडी में रखा गया, महीनों जो है वो डिटेंशन में रखा गया। सही। तो अब आप उसको एक कानूनी कवर दे रहे हैं। अब जो लोग ये कानूनी कवर दे रहे हैं वो इस चीज को याद रखें कि वो हमेशा हुकूमत में नहीं रहने वाले हैं और कल यही चीजें, यही कवानीन उनको हर्ट करेंगे। सही, ठीक। और ये माजी में हम देखते रहे हैं कि जो कवानीन जब पैका बन रहा था तो सबने, पूरी पार्लियामेंट ने पैका को पास कर लिया। आज मुस्लिम लीग नून को भी, पीपल्स पार्टी को भी और पीटीआई को भी पैका कवानीन, क्योंकि पीटीआई की जब हुकूमत आई उन्होंने पैका कवानीन को मजीद सख्त कर दिया बजाय इसके कि उसे खत्म करते और उसे बेहतर बनाते। तो ये जब कवानीन बनाते हैं ये लोग, तो ये सोचे बगैर बनाते हैं कि कल ये अपोजिशन में भी होंगे। बिल्कुल सही। और तो इस चीज को बस मद्देनजर रखें, बाकी जो भी कवानीन आप बनाना चाह रहे हैं बनाएं। सही। आमिर इलियास राना साहब, ये तो चलें, आप कहते हैं ना कि जब चीज़ें सामने आएंगी तब भी बात होगी इन पे, जब मुसवदा सामने आएगा या बाकायदा वोटिंग के लिए जाएंगी चीज़ें। अब एक पीटीआई जो बड़ा अपना तकिया करके बैठी हुई है 5 नवंबर के इंतखाबात पर, खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे हैं कि जी वो ट्रंप साहब आएंगे और बस फिर वो जो इमरान खान साहब अडयाला से बाहर होंगे। इस पर ज़रा कमेंट कर दें। और दूसरा, सीएम केपी वो कहते हैं कि अब तो हम आएंगे तो पूरे जोर से आएंगे। देखें, जो मौलाना फजलुर रहमान पे एक फिक्रा कहूंगा, मैंने कहा था कि वो साथ बैठ जाएंगे, यानी मुज़ाकरात पे बैठ जाएंगे। मैंने वोटिंग की नहीं बात की, वोट का फैसला तो बाद में होगा ना, लेकिन वो मुज़ाकरात पे जरूर जाएंगे, ये उनका स्टाइल है, ये नहीं है। अच्छा, ट्रंप की जो बात है ना, देखें अब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। ओहदा तो वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में संभालते हैं ना, जो भी प्रेसिडेंट अमेरिका का जीतता है नवंबर में इलेक्शन, उसकी फिर ब्रीफिंग शुरू होती है। पीटीआई की सारी उम्मीदें बिल्कुल हैं और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, हमारे दोस्त ने, ये उम्मीदें सबसे ज्यादा जोर से जगाई हैं। मैं उनको कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी बस ट्रंप सिर्फ पाकिस्तान को जानता है और पाकिस्तान में इमरान खान को जानता है। और आपको अगर मैं फिक्रा निकाल दूं तो क्लिंटन भी सिर्फ नवाज शरीफ को जानता था, मुशाहिद साहब वजीर इत्तलात थे उस वक्त। ये कोई ऐसी बात नहीं, हमारे सियासतदान यही काम करते हैं कि जिसको उठाना है फिर किस तरह उठाना है। मुशाहिद साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन मतलब वो मैं बिल्कुल, वो मैं कोई कड़ाके नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं बात फैक्ट्स के साथ कर रहा हूँ। उस वक्त वो जानता था। इशू ये है कि जिसने ट्रंप के साथ दोस्ती थी और आप बैठ के निकले थे वहां से, उससे आप वर्ल्ड कप जीत के लाए थे और आपने 5 अगस्त 2019 का सानिया कराया और जो कुछ इंडिया ने किया वो काबिल कबूल हो गया। हमारे आधे घंटे की हमें खड़े होने की सजा दी थी, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। तो मुफादात तो आपने अमेरिका के सर्व किए, मोदी के साथ जो थे। तो आप क्लियर करें कि आप कहाँ पे खड़े हैं। ट्रंप से आप अमेरिका का नाम लेते थे और जो बाइडेन से ही अब उम्मीदें वाबस्ता हैं, उसको आप खत लिखवा रहे हैं कि हमें रिलीज कराया जाए। फिर आप उसको कहेंगे कि वो शकील आफरीदी
जिसका ट्रंप 2016 के इलेक्शन में कहते थे, अगर आपको याद हो, कि मैं इसे निकलवाऊंगा, तो नवाज शरीफ ने फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था ना उस वक्त। शकील अफरीदी तो नहीं गया। तो आपको और हमें देखना पड़ेगा कि हालात क्या हैं, कैदी के, मुलजिम के क्या हालात वाकयात हैं। ऐसे नहीं होता जिस तरह उम्मीदें बना के ना और लगे हुए हैं वहां पे। पीटीआई पहले की तरह 2018 की तरह वोट कर रही है फुल उनके लिए, 2020 की तरह ट्रंप के लिए, जिसकी वजह से बाइडेन फिर साथ नहीं लगे थे, पाकिस्तान को उसका उल्टा नुकसान हुआ था। तो आज भी देख लें कि हमें बतौर पार्टियां किस तरह काम करना चाहिए। हमें अपने डायस्पोरा को ओवरऑल अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और बाकियों को कह देना चाहिए कि आपका जिसको दिल करता है वोट दिया जाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए जो हमने काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल, वो चाहे वो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अमेरिका में, लेकिन वो हैं तो अमेरिकन अगर सिटीजन, तो उनको अपनी सोच के मुताबिक वोट करना चाहिए, ना कि ये कि किस पार्टी या किस बंदे को वो पाकिस्तान में बैक कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया। मजहर अब्बास भाई, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि क्या, क्योंकि हिस्टोरिकली आमिर इलियास राना साहब ने बता दिया कि भाई इस तरह भी होता रहा है कि फिर बिल क्लिंटन वॉज वेरी क्लोज टू मियां नवाज शरीफ। देखिए, ये होता नहीं है। अमेरिकन की अपनी पॉलिसी होती है और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। अभी तो अगर ट्रंप जीत गया तो अमेरिका में काफ़ी दलदला आएगा और उसके बाद वो किसी और जगह तवज्जो देंगे, क्योंकि उनका जीतना जो है वो वहाँ की अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। सही। वो तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें बहुत जल्दी बाकी मामलात की फुर्सत होगी। वहाँ का मीडिया भी बहुत ज़ेर अताब आएगा उसके बाद, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं उसके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद भी करते रहे हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अमेरिकन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, हमेशा से रहा है। भुट्टो साहब ने भी 77 में जल्द इंतखाबात, अमरीकी इंतखाबात को सामने रखते हुए करवाए थे। और ये जो सूरत हाल अब हमें नज़र आती है, उसमें वो लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बांध लेना कि जैसे वो आएगा और सारी तब्दीली पाकिस्तान में आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है। अमेरिकन पॉलिसीज बहुत ही सटल तरीके से चलती हैं और उसमें कोई, जब कभी पाकिस्तान का फिगर आउट होगा पाकिस्तान के मामला, तो उसमें ज़ाहिर है दहशतगर्दी का अंसर है, अफगानिस्तान का अंसर है, ये सारी चीज़ें आएंगी। किसी प्रेसिडेंट का पर्सनल सिंपैथी किसी के साथ होना एक बात होती है, लेकिन पॉलिसी बहरहाल अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अपनी बनाती है। उस वक्त ट्रंप की एस्टैब्लिशमेंट क्या बनाएगी, लेकिन डेफिनेटली ट्रंप का जीतना जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए एक साइन ऑफ होप जरूर हो सकता है कि शायद वहाँ का इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ इस्तेमाल हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा भी तो वो कोई बहुत जल्दी नहीं होगा, उसमें भी कम से कम साल भर लगेगा। बिल्कुल मजहर भाई, जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो उस वक्त होगी वो उसको एनालाइज करके चलेंगे, ना कि जी जो पहले हुआ है या जो पहले दोस्तियां थी। बिल्कुल सही फरमाया। आमिर इलियास राना, आपका क्या ख्याल है कि ये उस वक्त, क्योंकि हम ईरान हमारा नेबर है, अफगानिस्तान हमारा नेबर है, इंडिया हमारा नेबर है, चाइना हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम एक बाकायदा पाथ की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया से भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो इतना आसान होगा कि वो मतलब बी इट जनवरी, फरवरी, मार्च या कभी भी आके किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर दें विदाउट एनालाइजिंग कि इस वक्त पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। बेशक आप उनको गैर रिवायती कहें कि वो ट्वीट पे ही हर चीज़ कर देते हैं। मदर साहब ने वैसे तो 1 साल के लिए उनकी उम्मीदों पे पानी डाला है कि 1 साल तो वेट करें, लेकिन इशू ये है कि उन्होंने तो जो जंगों के इशूज हैं उनको देखना है ट्रंप ने, और पाकिस्तान कहाँ पे आता है उनकी पॉलिसी में तो नहीं हम, क्योंकि हमने इररेलेवेंट खुद को खुद किया। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने किसी तरह लॉन्ग टर्म बात नहीं की। हम लगे रहे कि आज इसके साथ है कल उसके साथ है। जो आपने जियो स्ट्रेटेजिक बात की, तो हमें तो फिर अपने खित्ते में अपने आप को पहले संभालना है ना, कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक ना रख सके तो हम कहाँ पे खड़े हैं, हम दूसरों की क्या मिसाल देंगे, हम तो खुद फंसे हुए हैं ना। तो प्रेशर तो आता है, लेकिन ऐसे ही उसमें प्रेशर से आप निकलते भी हैं, मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता जो उम्मीदें बांध ली गई हैं। मेरा नहीं ख्याल, हाँ वो जो खर्चा मर्चा कर रहे हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो उनकी इन लॉज को बुला रहे हैं ट्रंप के और वो तस्वीरें लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो चूंकि सरकारी तौर पे उनके यहाँ काम जायज है। सॉरी, क्या आप
पैसे भी सही। ले सकते हैं लॉबिंग में, और वो पाकिस्तानी डायस्पोरा लगा रहा है उसके ऊपर। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई खास कामयाबी होगी। सही। जो कामयाबी होनी है वो ये होनी है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का क्या ताल्लुक बनता है, क्या वो दबाव से ये काम करा लेंगे। मेरा ख्याल है दबाव तो नहीं सही, चल चलें। रहा। अब जो लोग बिल्कुल सही। अब लेकिन जरा थोड़ा सा पाकिस्तान 30 सेकंड सेकंड रास्ता बन रहा है। बिल्कुल सही सही। आमिर इलियास राना 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड्स में ये जो सीएम केपीके की जो धमकियां हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें जी, धमकी किसी चीफ मिनिस्टर की को सीरियस लिया जाना चाहिए। वो 3 दफा धमकियां देके वापस जा चुके हैं। अचीवमेंट क्या है, वो एक अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है कि जो बेगम बुशरा की जमानत हुई है, उन्होंने उनको अपने पास वहां पे संभाला भी है। लेकिन ये जो धमकी है ना, इस धमकी से तो कोई नहीं डरता। इसमें खुद गंडापुर साहब फंस जाएंगे अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए। सही सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना, मजहर अब्बास। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।